नमस्कार। आपका स्वागत है हम भारत के लोक कार्यक्रम में। हमारे साथ आज हैं सिद्धार्थ वासन जी। सिद्धार्थ जी एक युवा बाइकर हैं और आप सामाजिक सरोकारों के लिए लंबी राइड पर जाते हैं। आपका ये सफ़र वर्षों से जारी है और अभी और सफ़र आपने तय करना है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पूरी जर्नी है, जी। इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और आगे कितना सफ़र अभी बाकी है और क्या आपका लक्ष्य है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग मतलब मुझे लगता है कि आपके मैक्सिमम व्यूअर्स हमारे यहाँ जो हैं डोईवाला से हैं। और मैं एक बात हमेशा कहना चाहूँगा कि डोईवाला का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी इस जर्नी में, क्योंकि मेरी मेजरली बाइक राइड्स जो स्टार्ट हुई वो हमेशा डोईवाला से हुई। मुझे आज भी याद आता है कि लगभग 13-14 साल पहले जब हमने पहली एक बाइक राइड करी थी, तो उसमें सिर्फ डोईवाला के ही लोग थे। हमने डोईवाला के लोगों के साथ वो स्टार्ट किया था और हम लद्दाख गए थे। तो तब जब हम गए थे तो प्रिसाइसली हर किसी को पता भी नहीं था लद्दाख है क्या और कैसे होता है, क्या टेरेन है, क्या रूट्स हैं। मतलब एक नोवाइस की तरह हम लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश करी, उसे अचीव करा। और बेसिकली कहूँगा तो बाइकिंग जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट हुई। शौक देखो बचपन से सबको होता है, शौक सब तब भी होता है और आज भी उस बच्चे को होता है जो 12, 13, 14 साल का होता है, मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश कर रहा होता है। पेरेंट्स समझा रहे होते हैं कि 18 साल के अभी आप नहीं हुए हो, लाइसेंस आपको मिलेगा उसके बाद चलाना। 10th क्लास में मुझे लगता है आज भी बच्चे, जैसे मैंने जिद करके मोटरसाइकिल मांगी होगी, आज भी मांगते होंगे। बिल्कुल। जब पहली बाइक आपके पास आई तो क्या उम्र थी आपकी और क्या पापा से आपने जिद की थी या पापा ने खुद आपको बाइक लेकर दी? अगर प्रिसाइसली मैं कहूँ तो हाँ, एक अनरियलिस्टिक जिद थी। वही जैसे मैं जिद बता रहा हूँ आपको कि 10th से पहले, 10th आदमी जब बच्चा पेपर देता है तो उसके बाद जिद करता है कि जी मुझे अब ट्यूशन पढ़ने जाना है, बहुत सारे नई नई चीज़ें, और बताता है कि जी मेरी क्लास एक यहाँ है, एक देहरादून है, जी। एक मुझे डोईवाला में लेनी है, एक भानियावाला में जाना होगा, मेरी कोचिंग कनाल रोड पे है, बहुत दूर है, बस नहीं जाती, कुछ नहीं जाती, मुझे बाइक दिलवा दो। जी। ऐसे करके ही आदमी बच्चा कोशिश करता है। तो वैसे जिद मैंने भी अनरियलिस्टिकली करी। अ, पर तब की अनरियलिस्टिक जिद और आज की अनरियलिस्टिक जिद में बहुत फ़र्क है। जी। तब पेरेंट्स अगर वो जिद मानते भी, तो उस समय ट्रैफ़िक सेंस और ट्रैफ़िक की पोज़ीशन हमारे प्रदेश में और पूरे देश में इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट अपकमिंग व्हीकल्स के साथ-साथ जिस तरह से रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अब थोड़ा-सा रिस्की और डाइसी तो है कि अगर जब तक प्रिसाइज़ली एक अच्छे ड्राइविंग लाइसेंस और सारी जब तक एडिक्वेट चीज़ें उस पे नहीं हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि हाँ, वो 16 के बाद गियरलेस और 18 के बाद विद गियर ही चलाएँ तो बेहतर रहेगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पापा से जिद भी की और तरह तरह के बहाने आपने बनाए कि मुझे बाइक चाहिए। पर मैं आपको एक बात बताता जी। हूँ कि जब जिद करी, तब इतनी अकल नहीं थी कि मोटरसाइकिलिंग को एज़ अ हॉबी लेना है। जी। तब एज़ अ कम्यूटिंग प्लस एज़ अ लाइफ़स्टाइल, एज़ अ शो ऑफ व्हीकल था कि तेरे पास स्कूटी है, मेरे पास मोटरसाइकिल है। जी। मेरे पास स्पीड है, तू स्लो है। मेबी इस तरह की कुछ चीज़ें दिमाग में रही होंगी जब जिद करी, तब वो मोटरसाइकिल ली। पर वो जिद की मोटरसाइकिल और आज की बाइकिंग में बहुत फ़र्क है। जब आपने बाइक उस समय ली और आपने राइड पर आप निकले, हुँ। क्योंकि वो राइड भी आपकी डोईवाला टू देहरादून, देहरादून टू डोईवाला। हाँ, मैं कोटा में पढ़ता था, तो कोटा में मुझे पहली बाइक मिली जब आरजे 36 एससी 3686 उसका नंबर था, लाल रंग की पल्सर थी। तो सब लोग कम्यूटिंग के लिए यूज़ करते थे, कोचिंग जाना, आना। मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय। जी। तो पर उसके बाद अगर मैं फर्दर बताऊँ तो उसमें सिर्फ़ मैं इकलौता ऐसा होता था जो वहाँ से कोटा से बारां, बारां से सवाई माधोपुर और इन सब चीज़ों के प्लान बनाता था। और मेरे पास कई बार साथ में चलने के लिए लोग भी नहीं होते, तो सोचते थे इतना लंबा कोई क्यों जाएगा बाइक पे, हम टैक्सी करके चलते हैं या हम बस से चलते हैं इस ट्रिप के लिए। पर वो ज़ील थी, एक मन था तब से। पर वो बाइकिंग जर्नी एज़ अ बाइकिंग जर्नी में मैं नहीं काउंट करूँगा, क्योंकि वो एक बीइंग यंग, एक इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स बना के कुछ ऐसे करने का जो उद्देश्य था, वो वहीं तक सीमित था। बट हाँ, एक स्पार्क थी, एक मन करता था, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद प्योर मोटरसाइकिलिंग मेरी जो स्टार्ट हुई वो लद्दाख में, जी। जो हमने ट्रिप करा 2013 में, विद स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू मेंशन विद द डोईवाला बॉयज़ ओनली। हमारे रेलवे रोड के, मिल रोड के, ऋषिकेश रोड के कुछ हम दोस्त इकट्ठे हुए, हमने प्लान बनाया, हम लद्दाख गए। जब मैं वहाँ पहुँचा,
एक अचीवमेंट थी, मैं 18 साल की उम्र में वर्ल्ड की सबसे ऊंची रोड खारदुंगला पास पे गया था। आई वॉज 18 ईयर्स सम मंथ्स ओल्ड। मैं 19 का पूरा नहीं हुआ था, 18 से ऊपर था, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास था जब मैंने किया था। तो प्रिसाइसली जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँच के मुझे पता लगा कि ये तो अपने आप में एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमने उस समय कोशिश भी करी रजिस्टर करवाने की, बट केयर फ्री होने की वजह से उसमें फॉर्मेलिटीज़ कुछ थी तो वो रजिस्टर नहीं हो पाया था। और हमने भी बहुत ज़्यादा पुश नहीं करा। उसके बाद हमने कहा चलो हम तो अपने लिए घूमने गए थे, घूम के आ गए। वो खुशी एक अलग खुशी थी, रिकॉर्ड्स में लिखा जाए या ना जाए वो एक अलग बात है। बिल्कुल सही बात है। अब जब आपने लद्दाख के टूर के लिए आपने अपने फ्रेंड्स को कहा कि मुझे चलना है, तो क्या रिएक्शन था उनका? कि क्या एकदम तैयार हो गए थे वो लोग या फिर आपने बहुत कोशिश की? इसको मैं दूसरे ढंग से कहूँगा कि हमारे यहाँ बाकी लोगों ने प्लान बनाया हुआ था। रेलवे रोड पे कुछ लोगों ने प्लान बनाया हुआ था, मैं तो वैसे ही क्रॉस कर रहा था तो मेरी ऐसी कोई बात हुई तो उन्होंने कहा हम लद्दाख जा रहे हैं। मैंने कहा मैं भी चलूँगा। तो लोगों ने कहा कि मतलब सब मेरे से बहुत बड़े हैं, कोई 5 साल बड़ा है, कोई 7 साल बड़ा है, कोई 10 साल भी बड़ा है उस जी ग्रुप में भी। जी तो सबने कहा कि मतलब तुझे कौन भेजेगा, मतलब टाइप्स ऐसा आया मन में। तो मुझे याद है उस समय पापा का ऑफिस जो है वो, अगर आप लोगों को भी याद होगा, जी मिल रोड पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भागा भागा रेलवे रोड से घर नहीं गया, सीधा वहीं गया। मैंने पापा लद्दाख जाना है, लद्दाख जाना है, मतलब पूछ तो ऐसा रहा जैसे आईएसबीटी तक जाने को कह रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं पापा, वो लोग जा रहे हैं, सब लोग, तो मेरा उनके साथ जाने का मन है। मेरा हमेशा से मन था लद्दाख जाने का, प्लीज़ अलाउ कर दो, ये कर दो वो कर दो। उन्होंने कहा अच्छा कैसे? तो हमारे एक एल्डर ब्रदर हैं, ताऊ जी के बेटे, वो गए हुए थे लद्दाख पहले भी, और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कुछ कुछ करते हैं। तो उन्होंने, पापा ने उनको फ़ोन मिलाया कि ऐसे जाने को कह रहा है, ऐसे में तो बरसातों का सीज़न है। उन्होंने कहा चाचा जी सीज़न तो यही होता है वहाँ जाने का, जी यही 4 महीने हैं, इसी में बरसात भी है, इसी में बर्फ़ भी है, और इसी में थोड़ी बहुत जो वहाँ गर्मी जितनी पड़ती है वो भी वही है। तो सीज़न तो यही है। मैंने कहा पापा इसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। पापा ने कहा थोड़ा बड़ा हो जाए। मैंने कहा भाई साथ वाले अब चले जाएंगे, अगली बार पता नहीं कब जाएंगे, नहीं जाएंगे, डोईवाला के लड़के हैं, सब आपके परिचित हैं। इतना ही बोला, और पापा वॉज वेरी कन्विंस्ड। मुझे अभी तक वैसे ऐसा लगता है कि शायद अब तो मैं थोड़ा, चलो, अर्ली 30s में आ गया हूँ, पर जी जब मैं छोटा भी था तब भी शायद मुझे कभी कहने की, ऐसी बहुत ज़्यादा पुश करने की अपने फादर को ज़रूरत नहीं पड़ी। वो हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं, और शायद यही एक कारण है कि मैं इन चीज़ों में इतना ग्रो कर पाया, या कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में, या अपने मन की जो चीज़ें मेरी करने की थी उनमें मैं इसीलिए शायद ग्रो कर पाया क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट रहा। तो उन्होंने अलाउ करा, मैं उनके पास गया दोबारा। तो उन्होंने कहा भाई कर लो तैयारी, फिर शुरू करो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ एंटिसिपेशन या वॉट एवर, मैं शायद सबसे प्रिपेयर्ड था उस समय भी, मेंटली भी। मतलब मुझे जब पहली बार लेके गए तो सब लोग, जैसे हम मान लीजिए 6 जने हो गए, तो 5 मोटरसाइकिल रखी कि छठा आदमी ये बैकअप में रहेगा टाइप्स। तो मैं बैकअप में जाके बहुत खुश था पहले तो, कि मैं जा रहा हूँ लद्दाख। पर उसके साथ साथ जब मैं मेंटली इतना प्रिपेयर्ड गया, और फिजिकली भी सब चीज़ें, गैजेट्स, एवरीथिंग, कैंपिंग इक्विपमेंट और वट एवर, जैकेट से जो जो हम उस समय इकट्ठा कर सकते थे। और मज़े की बात यह, उस समय मैं राइडिंग गियर्स के बारे में पता भी नहीं था जी कि राइडिंग गियर्स नाम की कोई चीज़ भी होती है। जब हम लद्दाख जा रहे थे, रास्ते में दूसरे बाइकर्स हमें थम्स अप कर रहे थे, और हम अपनी ठंड वाली जैकेट पहन के घूम रहे थे, और वो लोग राइडिंग जैकेट पहन के घूम रहे थे। तो तब मेरे मन में आया, मैंने कहा यार वापस जाके ना दोस्त, ये वाली जैकेट लेनी है, पता नहीं कितने की आती होगी। जी तो मेरे मन में वो विचार आया कि यार ये पता नहीं कितने रुपए की जैकेट होगी। तो मतलब मैं कम से कम भी अपने मन में सोच पा रहा था तो 40-50 हज़ार रुपये से कम की नहीं सोच पा रहा था, जिस तरह की उसकी अपीयरेंस मुझे देख के लगी उस समय, सिर्फ जैकेट जैकेट की। तो वहीं से मन बना के आया हुआ था। मैंने कहा पापा को जाके बताना है। अच्छा, फेसबुक का ज़माना आ गया था, फेसबुक बहुत तेज़ी से था, तो जी फेसबुक पे वहीं से फ़ोटो डली। कुछ लोगों ने पापा को शायद क्रिटिसाइज़ करा होगा, कुछ ने तारीफ़ भी करी होगी, कहते हुए कि अब बेटे को इतनी छोटी उम्र में भेज दिया। कुछ ने कहा होगा देख छोटी सी उम्र में राजीव का लड़का क्या करा है। तो वापस आते आते मैंने पूरे मन में, जैसी स्कीम बनाता है ना कॉलेज में जाता हुआ बच्चा, कि पापा को कहना पॉकेट मनी कम कर देना, ये कर देना, ये कर देना, पर मुझे जैकेट दिला देना, ये जी वाली, ये जैकेट लेनी है। तब तक पता ही नहीं था कि जैकेट इतनी कितने की आती है। अब आज मैं अब आपको बताऊं कि वो जैकेट की अफोर्डेबिलिटी इतनी इजी है कि उसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे जी कि वो जैकेट आज की तारीख में मेजरली बेसिक वाली जो है वो 5,000 रुपये से शुरू हो जाती हैं। अच्छा मैंने उस समय भी जब ली दिल्ली में करोल बाग से, तो 5500 रुपये की ली थी, तब बहुत अच्छी वाली। अब वैरायटी बढ़ गई है, तो इस जैकेट को सिर्फ बाइकर्स ना यूज़ करते हुए, जो लोकल कम्यूटर्स हैं या
जो लोग थोड़ा सा भी अपनी सेफ्टी चाहते हैं, किसी तरह से बाइकिंग ग्रुप से एसोसिएटेड नहीं है, खुद राइड करते हैं। हमारे क्षेत्र में कई लोग हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं बाइकों पे, और आज से नहीं बहुत सालों से ट्रेंड है। वो लोग भी अगर पहने हैं तो एक एडिशनल प्रोटेक्शन आपकी रहेगी जिस हमेशा। जैकेट का आप जिक्र कर रहे हैं हाँ। उसकी खासियत जानना चाहेंगे कि क्या खास है उसमें। विद द मोर प्राइस कम्स मोर प्रोटेक्शन। तो जैसे जो महंगी वाली हैं उनमें लेवल 2 की प्रोटेक्शन होती है, जिसमें चेस्ट आर्मर, एल्बो, शोल्डर, बैक, ये सब होता है। जो उससे कम रेंज वाली होंगी उनमें चेस्ट नहीं होगा, और थोड़ा सा जो उसका प्रोटेक्शन लेवल है वो 1 पे होगा। उसमें भी पर शोल्डर्स, एल्बो पूरी कवर्ड रहेंगी। पूरी जैकेट आपकी पहनी हुई होती है। अब जैसे मैं टी शर्ट में गिरूंगा तो यहाँ चोट लगने की जी। चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, पेट में भी लग सकती है, बैक में भी लग सकती है। और जो हमारे ऐसी मसल्स हैं जो कर्व में हैं, जी। उनमें लग जाती है तो कई बार चोट लंबी चल जाती है। तो उसके लिए उनमें एडिशनल प्रोटेक्शन होती है। बाकी जैकेट तो पूरी कवर्ड होती है, तो एटलीस्ट आप जो छोटा बहुत तो गिरोगे, छिलोगे, वो बचाव हो सकता है उससे। जैसा कि अभी हम जैकेट का जिक्र कर रहे हैं, शूज से लेकर हेलमेट तक कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो एक बाइकर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हेलमेट सबसे पहली नेसेसिटी है। हेलमेट तो आई थिंक इट्स मतलब खाली बाइकर ना होने की वजह से, ये तो सरकार की तरफ से भी नियम है कि हमेशा पहनना चाहिए। राइडिंग जैकेट होती है जिसमें इस तरह के प्रोटेक्टर्स होते हैं जो कि आपके शोल्डर, एल्बो को प्रोटेक्ट करते हैं, बैक को प्रोटेक्ट करते हैं, चेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आती है राइडिंग पैंट या राइडिंग डेनिम। दो ऑप्शन होते हैं उसमें, वो दोनों आपको नी से और बैक से कवर करते हैं। उसके बाद वो जो बनी हुई भी होती हैं तो वो इसलिए थोड़ी रफ एंड टफ बनी हुई होती हैं कि अगर इन जगहों के अलावा भी आप कहीं गिरते हो तो नॉर्मल डेनिम में और उसमें ये फ़र्क होता है कि वो थोड़ी ज़्यादा रिजिड होती हैं, जी। तो छिलने के और इन सब के चांसेस बच जाते कम हैं। होते हैं। उसके बाद आते हैं हम शूज़ पे। तो शूज़ बेसिकली फॉर एनी न्यू बाइकर आई वुड से कि कोई भी हाई एंकल शूज़ चल सकते हैं। उसके बाद उसके भी जैसे मॉडल्स आते हैं, फिर हाई एंकल के साथ फिर टूरिंग वाले ऑप्शंस हैं, फिर ट्रैक के ऑप्शंस अलग हैं, उनमें अलग प्रोटेक्शन होती है अलग लेवल से। फिर से आपकी लद्दाख जर्नी पर आते हैं। हाँ। लद्दाख जर्नी जब आपने स्टार्ट की हम्म। तो आप 18 साल के थे, कम उम्र थी, जी। पापा से जिद भी की थी, और लंबा रूट भी है, हाँ। पहाड़ का रूट है, हाँ। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। जानना चाहेंगे कोई किस्सा जो आपको आज भी याद है, और आपको जब आप उस किस्से को याद करते हैं तो फिर कहते हैं कि सिद्धार्थ रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, बढ़ना है। वो पूरा जर्नी 10 दिन की मैं कहूँगा कि किससे मैं सुना नहीं सकता हूँ इस छोटे से पॉडकास्ट के साथ आपके साथ, क्योंकि हर एक दिन में गूज बम्स थे। हर एक दिन में गूज बम्स थे। तो वो इतना रॉ और इतना अपने आप में बेहतरीन ट्रिप था कि उसके बाद हमने मतलब मैं उसके बाद 10 बार और गया हूँ लद्दाख। पर वो जो फर्स्ट टाइम की फीलिंग थी और जो वो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, जो रॉनेस थी, और जिस तरह से मतलब कुछ पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है, क्या टेरेन है, कैसे पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, एल्टीट्यूड के बारे में नॉलेज कम थी। थोड़े से मेरे ब्रदर गए हुए थे तो उनसे हमने जानकारी ली। उस समय तो यूट्यूब का ट्रेंड भी इतना नहीं होता था, व्लॉग वगैरह का जो इतना कुछ पता लग पाता। तो एल्टीट्यूड का पता था कि सांस की दिक्कत होती है, पर वो महसूस करना और वहाँ पहुँच के सर भारी होना, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। बैड था उस समय, पर आज सोचते हैं तो सोचते हैं कि वो भी एक एक्सपीरियंस था। जो बाइक थी उस समय कौन सी थी आपके पास? बाइक उस समय मैंने किराए पे ली थी, रंजीत मोटरसाइकिल ऋषिकेश से, जी। और वो किराए की मोटरसाइकिल पे मैं गया था। जो ऑफ रोड है, तो ऑफ रोड में तो बहुत चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस तो मैं आपको बताऊं, ऑफ रोड के साथ साथ वहाँ ऑन रोड पे भी चैलेंजेस थे उस समय। मतलब अब सड़क बहुत बेहतर हो गई है, अब जाना बहुत आसान हो गया कंपैरेटिवली। उस समय तो रोहतांग पास जो हमारा पहला एक हर्डल होता था जब मनाली से निकलते थे, तो रोहतांग पास को पार करने में ही 6-6 घंटे लग जाते थे। वहाँ पे नी लेवल तक का स्लश होता था, कीचड़ है, पानी है, बर्फ़ पिघल रही है, फिर वो कीचड़ बन रहा है। उस जोन को पार करने में 6-6 घंटे लगते थे। जबकि आज अटल टनल बनने के बाद हम जो हैं मनाली से सिसु 1 घंटे में पहुंचते हैं। पहले उसी जर्नी को लगभग 8 घंटे लग जाते थे। तो बड़ा चैलेंजेस रहे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, पर सबका अपना मज़ा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। अभी हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ वासन जी से, जो सामाजिक सरोकारों के लिए राइड करते हैं और लंबी राइड पर आप जाते हैं। सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देश से बाहर भी आपने राइडिंग की है। हाँ, देश से बाहर अगर मैं कहूँ तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे कम मिली हैं अभी तक कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है।
हमारे देश से अपनी मोटरसाइकिल लेके बाहर निकलने के लिए हमारे पास मेजरली सिर्फ सराउंडिंग में 2 देश हैं, जो कि नेपाल और भूटान है। दोनों में मैंने मोटरसाइकिल चलाई है खैर। बट उसके अलावा अगर हमें और कहीं लंबा जाना है, जैसे मेरा एक सपना है, मैं हर राइड को ऐसे स्टार्ट करके कहता हूँ कि मैं जब कन्याकुमारी भी गया, तो मैंने उस राइड का नाम देहरादून टू कन्याकुमारी नहीं रखा, मैंने उसका नाम रखा डोईवाला टू कन्याकुमारी। ग्रेट। तो उसी तरह से मेरा एक मन है कि मैं डोईवाला टू लंदन भी करूँ। वो मेरा मन बहुत समय से है। अब लोग, पहले जब मैं 5-7 साल पहले किसी को बताता था तो कोई सोच भी नहीं पाता था, सोचता है डोईवाला टू लंदन ये कैसे हो सकता है। हाँ, अब लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, तो यूट्यूबर्स भी जा रहे हैं और कुछ लोग और भी जा रहे हैं, तो लोगों को पता लगने लगा है कि इस तरह का कोई ट्रिप हो सकता है। बट मेरा एक जो ड्रीम ट्रिप हमेशा रहेगा वो यही रहेगा कि डोईवाला से लंदन मुझे बाइक से या गाड़ी से, दोनों ऑप्शन मैंने उसमें ओपन रखे हैं, मुझे जाना है और वो मैं ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा। हाँ, जहाँ बाउंड हो जाते हैं थोड़ा सा वो ये हो जाते हैं बाहर के मोटरसाइकिल या कार राइड्स के लिए, क्योंकि अभी हमारे देश से अगर हम देखा जाए तो हमारे पे सिर्फ एक ही एग्जिट है पॉसिबल, वो भी पीछे बंद हो गई, फिर दोबारा खुल गई है चाइना से। जी। पर चाइना ऑल्सो ओनली गिव यू ग्रुप वीज़ाज। चाइना इज अभी भी आपको इंडिविजुअल वीज़ा या व्हीकल के लिए ट्रेसपासिंग बहुत हैप्पीली अलाउ नहीं करता है, बहुत लंबे प्रोटोकॉल्स हैं उसके लिए भी। फिर कार्नेट्स हैं, कार्नेट्स जमा होते हैं, दूसरे देशों की वीज़ा फीसेस हैं। सो रोड ट्रिप फ्रॉम हेयर टू लंदन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वन। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, हो सकता है कुछ पैसे अपने जोड़ रहा हूँ, हो सकता है तब तक कोई स्पॉन्सर भी और मिल जाए हमें। तो ये सपना एक ज़रूर है, ये पूरा ज़रूर करना है। पर अभी हम मुलाकात कर रहे हैं सिद्धार्थ वासन जी से, जिनको हमेशा अपने डोईवाला की चिंता सताती है। आप चाहते हैं कि डोईवाला को एक पहचान दें, क्योंकि आप अभी कह रहे हैं कि मैं एक राइड शुरू करने वाला हूं और सोच रहा हूं, उसके बारे में विचार कर रहा हूं कि डोईवाला टू लंदन। बहुत अच्छा विचार है सिद्धार्थ जी आपका। और कैसे आप ये सब चीज़ें सोचते हैं, कैसे आप इसको प्लान करते हैं? हाँ, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, शुरू करने वाला हूँ जो आपने कहा था, ये अभी आप ना बोलिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो हमारे घर परिवार वाले भी देखें, वो सोच रहे कि इनकी तैयारी शुरू हो गई है, हमें बताया भी नहीं। ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ सोच रहा हूँ, और सोच तो मैं पिछले 5-7 साल से भी रहा हूँ। अब ये पूरा कब होगा ये मुझे नहीं पता, पर जब भी पूरा होगा उसका नाम डोईवाला टू लंदन ही होगा। मुझे ये पता है कि सिद्धार्थ ने जो कुछ सोचा है उसको पूरा भी किया है, और जल्द ही आप अपने इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री आपको 7 बार अवार्ड दे चुके हैं, सम्मानित कर चुके हैं सोशल कॉज के लिए और रोड सेफ्टी पर। तो रोड सेफ्टी पर आपकी क्या अपील होगी? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा इसमें, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, और मेरी ये एक अपील भी है अपने क्षेत्र के वासियों से भी और बाकी लोगों से भी। अगर कहीं स्कूल कॉलेजेस में लगे आपको, मैं कई जगह पहले लेक्चर्स भी करता था इस पे, तो मैं बहुत डिटेल में उसमें बता सकता हूँ कभी भी। बट प्रिसाइसली मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको तेज़ चलाना है, आपको रफ्तार का मन है, तो हमारे देश में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जाके चला सकते हैं। हमारे से सबसे नियरेस्ट ट्रैक अगर देखा जाए तो नोएडा में बुध इंटरनेशनल सर्किट है। आप मुझे अप्रोच कीजिए, मैं बताऊंगा कैसे आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे ट्रैक डेज होते हैं संडे को, आप वहाँ जाएं, वहाँ भगाएं। आपके एक भगाने से खाली आपकी जान रिस्क में नहीं है। क्या होता है आजकल कि अब सुपर बाइक है या कोई डर्ट बाइक है या कोई ऐसी बाइक है जो तेज़ आवाज़ भी करती हो, कुछ भी करती हो, तो वो जैसे ही अगर आप एक हाईवे पे जा रहे होंगे, मान लीजिए आप, पांडे जी मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, सामने से कोई एकदम से व्हीली पॉप हुई सड़क पे, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? उसी की तरफ से। स्वाभाविक है कि आप उसे देखेंगे, आप सामने नहीं देखेंगे उस समय, आप उसे देखेंगे, अरे वाह ये क्या मोटरसाइकिल चला रहा है, एक पहिए पे चला रहा है। आप, वो तो एक पहिए पे चला रहा है, आप देख ही नहीं रहे हो सामने, आप कहीं चले गए। तो इन चीज़ों के लिए हमें एक थोड़ा सा शायद सरकार भी, अगर मतलब जब इतनी चीज़ें लोग करना चाह रहे हैं, इतने लोग इसे करना चाह रहे हैं, तो शायद सरकार भी कुछ ऐसे प्ले जोन बनाए, या प्राइवेट भी ऐसे बन सकते हैं ऑफ रोड जोन वगैरह, कि जहाँ पे लोग इस चीज़ों को एंजॉय कर पाएँ, एक क्लोज इन्वायरमेंट में कर पाएँ और प्रोटेक्टेड कर पाएँ, क्योंकि सड़क में उनको भी रिस्क है और बाकी यातायात को भी रिस्क है। आपको मैं बता दूं कि सिद्धार्थ वासन बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट भी हैं और टैक्स के एडवोकेट हैं, और आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारे लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। सिद्धार्थ, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो टैक्स के एडवोकेट हैं आप, क्योंकि इसमें तो बहुत काम होता है, मैं देखता हूँ आपके पापा को ही देखता हूँ, बहुत व्यस्त रहते हैं। कैसे आप बना पाते हैं इसमें तालमेल अपने देखिए, इस बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस आदमी
के पास कुछ भी पैशन है लाइफ में करने के लिए, जैसे मैं मोटरसाइकिलिंग कर रहा हूँ, कोई माउंटेनियरिंग कर रहा होगा, कोई हाइकिंग कर रहा होगा, कोई जिमिंग कर रहा होगा, कोई किसी भी तरह से आपकी कोई भी हॉबी है, कोई पैशन है, तो उसके लिए तो आपको समय निकालना पड़ता है। और समय कभी भी किसी के पास नहीं होता। समय जब आपने मुझे आज बुलाया तो मेरे पास भी नहीं था। जी समय हो सकता है मैं आपको बुलाता तो शायद आपके पास भी ना होता। जी पर प्रिसाइसली समय तो देखो निकालना ही पड़ता है। अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं, आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई चीज़ करने का मन है, तो उसके लिए समय तो आपको निकालना पड़ेगा अपने डेली शेड्यूल से। हाँ, मेरे पास एक एडिशनल बेनिफिट है इसमें, जी क्योंकि मैं और पापा एक प्रोफेशन में हैं, उन्हीं का लेगेसी मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी तो पापा ने मुझे हमेशा बहुत अपलिफ्ट करते हुए कहा है कि तुझे जाना तू जा, मैं संभाल लूंगा पीछे। जी तो जब बाप ऐसा बोल देता है ना बेटे को कि बेटा कोई बात नहीं, तू जहाँ जा रहा है तू जा, मैं देख लूंगा। अरे पापा का सपोर्ट तो बहुत रहता है आपके साथ, हाँ। मम्मी के सपोर्ट की बात करते हैं। मम्मी का भी पूरा सपोर्ट है, वाइफ का भी पूरा सपोर्ट है। जी अगर मैं पास्ट जर्नीज की बात करूं प्री वेडिंग की, तो लोगों को ऐसा लगता था कि शादी के बाद शायद सिद्धार्थ बदल जाएगा, जी मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा या घूमने नहीं जाएगा। तो अब मेरे इन लॉज ऐसा बोलते हैं कि निष्ठा जो मेरी वाइफ हैं, जी वो शायद अगर दिल्ली जाते थे तो मोहन से पहले एक टैबलेट खा लेती थी वॉमिटिंग की। जी और अब वो मेरे साथ कौन से देश नहीं गई है या कौन से ट्रिप पे नहीं गई है। बस उसने नॉर्थ ईस्ट मेरे साथ करा है, अरुणाचल करा है, सिक्किम करा है, और शिलोंग करा है, भूटान करा है, नेपाल करा है, इवन इनफैक्ट एवरेस्ट बेस कैंप पे भी हम दोनों साथ गए हैं। बाइक से ही? नहीं, बाइक से वो पॉसिबल नहीं है। वो तो देर आर ओनली टू ऑप्शन टू रीच एवरेस्ट और एवरेस्ट बेस कैंप, विच इज़ ओनली यू हैव टू हाइक, यू हैव टू ट्रैक, और यू कैन टेक अ हेली। तो मैं अभी आपके पॉडकास्ट पे भी इतना फिट तो लग नहीं रहा हूँ कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक कर पाऊँ, और थोड़ा सा समय की बाउंडेशन भी है। पर हाँ, वो ट्रिप भी हमने थोड़ा सा रोड ट्रिप जोड़ के करा था। हम डोईवाला से स्टार्ट करा। मेरी जर्नी हमेशा डोईवाला से निकलती है। सबसे पहला ब्रेक लगता है लोनावाला गुरुद्वारे पे, वाह वहाँ मत्था टेक के, और फिर हम, क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग राइड्स होती हैं, तो मंदिर या कोई भी ऐसे धार्मिक जगह उस समय नहीं खुली होती, सिर्फ एक गुरुद्वारे होते हैं जहाँ पे आप बाहर से मत्था टेक के निकल सकते हैं। तो हमारा एक रूटीन बना हुआ है कि हम यहाँ से सबसे पहले वहाँ मत्था टेका, और उसके बाद फिर हम यहाँ से नेपाल गए बाय रोड अपनी गाड़ी से। काठमांडू पहुँचे। काठमांडू से हमने जो वर्ल्ड के डेडलीस्ट एयरपोर्ट है लुकला, उसकी फ़्लाइट ली, वहाँ पे लैंड करे। वहाँ से फिर हमने हेली लिया, और हेली से हम एवरेस्ट बेस कैंप पे गए। और मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अभी भी गूज बम्स हैं। ऐसा कोई ट्रिप मैं सोच नहीं सकता, इतना मेस्मराइजिंग, इतना सुंदर। अगर वो सच्ची में विशाल है, सबसे बड़ा माउंटेन है, तो वो है। वो वहाँ जड़ पे जाके भी इतना बड़ा दिखता है जब आप ऑलरेडी इतनी ऊंचाई पे हो। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, उस हेलीकॉप्टर में कैसे होता है। उस हेलीकॉप्टर में जैसे 5 सवारी बैठती है। खैर हमने चार्टर्ड लिया हुआ था, जी तो चार्टर्ड में वैसे भी निष्ठा और मैं ही थे, क्योंकि हमें चाहिए थी अपनी अपनी खिड़की। हमने कहा कोई व्यू मिस नहीं होना चाहिए। तो पर हमारे पास एक एडिशनल एक बंदा उनका टीम से एक्स्ट्रा था, जो फ्यूल वगैरह ट्रांसपोर्ट करता होंगे या कुछ होगा। तो एक एल्टीट्यूड पे आके, इतना एल्टी हाई होता है एवरेस्ट बेस कैंप का, कि एक एल्टीट्यूड पे आके उनको वो सवारी उतारनी पड़ती है। अच्छा अगर आप फुल चॉपर लेके जा रहे हो 5 जनों से, तो वो 3 सवारी वहाँ वेट करेंगी। एक बारी में 3 ही जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे। मतलब वो इतना हाई एल्टीट्यूड है कि वहाँ चॉपर भी सर्वाइव नहीं करते, तो इसलिए उन्हें वेट कम करना पड़ता है उससे भी। मतलब एक आदमी एवरेज भी 60 70 80 किलो का तो होगा, 3 जने भी उतार दोगे तो कितना फर्क है, 200-250 किलो। पर वो इतना रिस्क जोन है कि वहाँ पे वो भी करना पड़ता है। तो जब वो उन्होंने एक आदमी को उतारा, फिर हेली जब दोबारा टेक ऑफ करा, तब मन में लगने लगा कि यार एक सही डिसीजन था, गलत था। पर जब वो पहुँचे, वो देखा, वो अपने आप में ऐसा नज़ारा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ, शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा। और आप जो बता रहे हैं तो मेरे को भी मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कितना, जब आपने देखा है, मैंने तो देखा नहीं है, पर आपसे सुन रहा हूँ, तो रोमांच बड़ा शानदार उसमें अनुभव रहा है आपका। बहुत। और मतलब जब हम लुकला, जिसे वर्ल्ड का डेडलीस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है, इट इज़ रैंक्ड 1 एट द मोस्ट डेडलीस्ट एयरपोर्ट, जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो मैंने भगवान के हाथ जोड़े, और शायद भगवान से मैंने थोड़ा सा कम मांगा उस दिन। मैं बहुत मांगता रहता हूँ, मतलब काम ही ऐसे हैं तो मांगना ही पड़ता है थोड़े थोड़े समय में कुछ ना कुछ। तो जैसे मेरे एक दोस्त मुझे मजाक भी बना रहे थे, जैसे मैं कुछ मंदिर काफ़ी जाता रहता हूँ, तो उसने कहा कि आप वकालत में हो, आपका प्रोफेशन ऐसा है, तो आपका तो रेगुलर विजिट इसलिए लगी रहती है कि, कि कभी आप वकील हो तो अपने क्लाइंट के लिए कभी दुआ मांग रहे हो, कभी किसी क्लाइंट के लिए मांग रहे हो, बिल्कुल। तो आपके लिए तो ये रेगुलर सब्सक्रिप्शन है। तो मैंने भगवान जी से कहा, मैंने कहा भगवान जी बस 30 मिनट संभाल लीजिएगा, इस फ्लाइट में थोड़ा डर तो लगता ही है, बहुत छोटी फ्लाइट होती है, 14-15 लोग बैठते हैं सिर्फ उसमें, और कॉकपिट आप अपनी सीट से विजिबल कर सकते हो। अच्छा हाँ, वो कॉकपिट बंद नहीं होता, छोटा सा जहाज होता है।
तो भगवान ने 30 मिनट तक तो मेरी पूरी सुनी। 27 मिनट की वो फ्लाइट होती है जी। लुकला टू काठमांडू। ठीक है 30 मिनट तक भगवान जी ने मेरी पूरी सुनी, फ्लाइट ठीक चलती रही। जी। पर वो फ्लाइट उस दिन 57 मिनट बाद लैंड हुई है। फ्लाइट फ्लाइट 1 घंटे में लैंड हुई है, और वो बचे के जो 30 मिनट थे, हमारी फ्लाइट में शायद सिर्फ हम ही वो थे जो हेली से करके आए थे। जी। बाकी सब लोग या तो पैदल करके आए थे, और उसमें एवरेस्टर्स थे। जी। 4-5 एवरेस्टर थे जो एवरेस्ट तक सबमिट करके आए हुए हैं, बेस कैंप तक नहीं, एवरेस्ट तक, एवरेस्ट तक। जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। उनके भी सबकी आंखों में आंसू थे। वो बचे हुए 30 मिनट, वो फ्लाइट, अगर मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँ कि अगर मान लीजिए 12 लेन का हाईवे है, तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट से 12 लेन पार करके वहाँ जा रहा है जहाज, फिर यहाँ आ रहा है, और वो मतलब जहाज ऐसा लग रहा था जैसे जहाज की फिरकी बनी हुई हो, और बारिश की बूंदें आ रही थी बीच में, ऐसा लग रहा था कोई रेत बजरी फेंक रहा है जहाज के ऊपर, इतनी तेज अंदर आवाज़ आना, हर एक आदमी की आंखों में आंसू। और मैंने तो हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, और मैं रिपीट पे हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। मेरी वाइफ साथ थी निष्ठा, वो घबराई बहुत, घबराते घबराते फिर जैसे जब हम उतरे तो मैंने, तू रो क्यों रही थी निष्ठा? कह रही मेरा रोना तब तक नहीं निकला जब तक तुमने हनुमान चालीसा शुरू नहीं करी। जब तुमने हनुमान चालीसा शुरू करी ना, तो मुझे लगा जब ये इतना स्ट्रांग हो गया, हनुमान चालीसा इसने स्टार्ट कर दी है, तो फिर मेरे आंसू नहीं रुक पाए। और फिर उसने बोला कि आप फ्लाइट तो देखो, पूरी पूरी फ्लाइट रो रही थी। और मेरे पास आज भी वो फोटो है, जब हम लैंड करे, रिकॉर्ड तो मैं पहले नहीं कर पाया, बीच में हिम्मत नहीं हुई, जब वो बिल्कुल ऐसा डिजास्टर्स हुआ था, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। पर जब हम लैंड करें, मैंने फ़ोटो खींची, उस फोटो में मेरे ख्याल 4-5 एवरेस्टर्स हैं, बाकी 4-5 एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रैक वाले थे, और 2-3 लोग हमारे जैसे वाले थे जो हेली से गए थे। सबकी आंखों में आंसू था। वो इतना फियरफुल एक मंजर था कि हम जब काठमांडू लैंड करे, पहले तो हमें पानी वानी पी के 10 मिनट तो गाड़ी में बैठने में लग गए कि ये हम क्या करके आए और क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक मूवी बिल्कुल ही साउथ वाली और हॉलीवुड का हाँ, मिक्सचर हो सकता है वो, मतलब इतना एक्शन था उसमें कि वो बॉलीवुड भी नहीं था। वो हॉलीवुड ही है, हाँ, और उसमें इफेक्ट्स ज़्यादा है। इफेक्ट ज़्यादा है। तो बहुत, और हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी कि सिद्धार्थ जो है, आपकी ये जर्नी लगातार जारी रहे, जारी रहे। एक आपके पास एक सपना होगा इस पूरी जर्नी को लेकर, वो सपना क्या है उसको जानना चाहिए। अगर सपना एक होता तो शायद पूरा होके मैं थम जाता। जी। एक पूरा होता है दूसरा आ जाता है। तो इसे, पूरी जर्नी को मैं ये कहूँगा कि ये प्रोग्रेसिव है, अच्छी चल रही है। बहुत अच्छा है। मेरे साथ हमने जब लद्दाख से वापस आए तो हमने एक यहाँ पे देहरादून में ग्रुप खोला, वॉन्डरर्स बुलेटियर्स ऑफ देहरादून के नाम से, जो कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना राइडिंग ग्रुप है, 22 साल पुराना, वॉन्डरर्स के नाम से। ओरिजिनली हैदराबाद में स्टार्ट हुआ था, हैदराबाद से फिर दूसरी सिटीज़ में चैप्टर्स खुले हैं। तो 2013 में हमने यहाँ पे वो ग्रुप का ओपनिंग हुई एक तरह से। हमने, मतलब मैंने वो फ्लैग पकड़ के एक मुहिम पकड़ी कि इस ग्रुप को मैं चलाऊँगा यहाँ पे। तो मैं तब 19 साल का हो गया था या होने वाला था, मतलब 18 और 19 के बीच में ही था, 19 साल का होऊंगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि मेरे ग्रुप में जो सबसे कम एज के रिक्रूट होने वाले भी आ रहे हैं, वो 25, 28, 30 और इवन टिल 65 ईयर्स ऑफ ओल्ड के हमारे मेंबर्स थे उस समय। जी। तो हाँ, एक बड़ा मुश्किल समय था ये समझने में कि मैं छोटा हूँ, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनको कैसे समझाऊँ। बट हाँ, समय के साथ साथ अब आप देखिए कि अब आज हम देहरादून में भी सबसे ओल्डेस्ट हैं। बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे बाइकिंग ग्रुप्स हैं आज की तारीख में, मेजरली उसमें से जो है वॉन्डरर्स से स्प्लिट होके ही बने हुए हैं। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि आपका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है। जी। मैं कभी, देखो, अगर पूरी शरीर से नाखून भी निकलता है तो बुरा जरूर लगता है। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे साथ से माइंडसेट से निकल के कई ग्रुप्स यहाँ बने, बट मैं हमेशा उनके फेवर में हूँ कि अगर वो प्योर मोटरसाइकिलिंग, अच्छी मोटरसाइकिलिंग कर रहे हैं तो मेरा सपोर्ट हमेशा उनको रहेगा। मैं 26 दिसंबर 2023 को आपसे मिला था। हाँ, मिले थे। वॉन्डरर्स जो है मसूरी कार्निवल, हाँ, विंटर लाइन का आने विंटर लाइन, हाँ, बिल्कुल। उसमें मिला था। वैसे जब आपको देखा तो मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि आप इस तरह से इक्विप्ड थे अपनी बाइक के साथ, और राइडर्स को देख रहा था मैं, और एक मैंने जब उसमें एक महसूस किया, पहले एक परसेप्शन था राइडर्स को लेकर कि जो बाइक राइडर्स हैं वो बहुत स्पीड से चलते हैं, उनकी स्पीड, पर उस समय आप बड़ा आराम से और बड़े शांत तरीके से एंजॉय कर रहे थे। उस दिन की बात मैं आपसे करूं तो अगर आपको शायद याद हो ना हो, उस दिन हम साइकिल वालों की प्रोटेक्शन के लिए थे, उनकी मार्शलिंग कर रहे थे। तो कई बार हमारा लास्ट राइडर तो साइकिल के मसूरी पहुंचने की भी बात पहुंचा है। बिल्कुल। तो हर किसी का, हर दिन मोटरसाइकिल आपने सेम नहीं चलानी है, जी। हर दिन का मंजर अलग है।
आप ब्रेकफास्ट राइड पे जा रहे हैं, मैक्सिमम राइड पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो स्पीड लिमिट जो सरकार की तरफ से उस एरिया के लिए डेजिग्नेटेड है हम उसी में चलें, उससे बियॉन्ड ना चलें, पहली बात। दूसरी बात, कई बार डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम जैसे मान लीजिए अब यहाँ से अब जनवरी में हमारी एक राइड है जो कि रन ऑफ कच्छ जानी है। अब हम रन ऑफ कच्छ अगर मैं साइकिल वाली स्पीड पे चलूँगा फिर तो मैं पहुंच नहीं फिर तो उस महीने में किसी की इनकम टैक्स रिटर्न भर ही नहीं पाऊंगा, नहीं भर क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पे ही निकल जाऊंगा पूरा महीना। बिल्कुल तो वो बेचारे जीएसटी कहाँ भरवाएंगे उस महीने। जी। तो इसीलिए कई बार जैसे लंबी राइड्स हैं तो हम 100 120 वट एवर द हाईवे प्रिस्क्राइब, हमारे देश में हाईएस्ट स्पीड अभी भी सिर्फ 120 है पेरिफेरल्स पे, और एक्सप्रेस वे पे तो हमारा दुर्भाग्य है कि मोटरसाइकिल अलाउड नहीं होती हैं, तो मोटरसाइकिल एक्सप्रेस वे पे नहीं जा पाती हैं, तो हमें पुराने हाईवेज ही लेने पड़ते हैं। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि मुझे टैक्स जो रिटर्न है वो मैं नहीं भर पाऊंगा किसी का, तो क्या चिंता सताती रहती है क्या बाइक पर भी? अगर मैं कहूँ कुछ समय पहले की जब मैं बाइकिंग पे ज़्यादा ध्यान था और ऑफिस में कम, हाँ तब तो लगता था कि हाँ यार पापा देख लेंगे, संभाल लेंगे। पर विद कमिंग ट्रांसफॉर्मेशंस और चेंजेस एंड एवरीथिंग, अब मैक्सिमम लोगों से मैं मिलता हूँ डोईवाला में, तो कई बार बाइक पे बैठे बैठे भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है कल ऑफिस में वो आए थे, उनका काम कैसे होगा, अब मैं इधर निकला हूँ तो फिर मैं उसी समय इंस्टेंटली, बट मेरे पास बहुत ही कोऑपरेटिव हमारे पास स्टाफ और बाकी लोग हैं जो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। मैं अपनी इस जिम्मेदारी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। अगर दोनों जिम्मेदारियां मेरे पास है, मोटरसाइकिलिंग भी है और टैक्सेशन भी है, तो मैं दोनों को पैरेलल रखूंगा। मेरी कोई भी राइड, और मेरे ग्रुप को ही पता है, मेरे ग्रुप भी इस बात का बड़ा सम्मान करता है कि जब इनकम टैक्स की डेडलाइंस हैं, ऑडिट की डेडलाइंस हैं, कोई जीएसटी की डेडलाइंस हैं, उन दिनों हम राइड नहीं बनाते, और वो लोग भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि सिद्धार्थ भाई आप ही तो हमें घुमाते हो, अगर आप बिजी रहोगे या आपका दिमाग कहीं और रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हम उन दौरान ऐसी राइड बनाते ही नहीं है कोई लंबी, तालमेल बिठा के रखते हैं बिठा के। अगर देखो नहीं बिठाएंगे तो फिर नुकसान अपना ही करेंगे, या तो मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे या दुकान नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दुकान नहीं चलाएंगे तो मोटरसाइकिलिंग के लिए पैसे कैसे लाएंगे? बिल्कुल। तो दोनों को पैरेलली संभालना बड़ा जरूरी है। अब फिर से आते हैं आपकी उस यूनिवर्सल पेट्रोल पंप से जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बाइकर्स की एक छवि जो है, जब हमने उसी पे ग्रुप हम बात स्टार्ट कर करा रहे हैं। था जी। तब एक छवि ऐसी थी कि सब सोचते थे कि ये धूम पिक्चर वाले चोर तो नहीं है कहीं, ये कहीं बैंक से डाका डाल के आ रहे हैं, या उस लेवल पे नहीं गलत सोच पा रहे होंगे, तो इतना तो सोच ही लेते थे कि ये चेन स्नैचर तो पक्का ही है। क्योंकि आज भी अगर हम किसी कॉलोनी में, किसी सुपर स्टोर में, अभी पिछले 2 संडे पुरानी बात है, जी। मैं एक सुपर स्टोर पर रुका, मैं राइड से आ रहा था, मदर का फ़ोन आया कि वापसी में ग्रॉसरी कुछ लेते आना। हमारे जनरली सारी ग्रॉसरी देहरादून से आती है, तो मैं एक सुपर स्टोर में चढ़ा। मन नहीं था कि राइडिंग गियर पूरे उतारूं और फिर चढ़ूं, तो मैं राइडिंग गियर हेलमेट के साथ ही अंदर घुस गया। तो मैं जब अंदर घुसा तो मैंने अपने आप से मन से सोचा वैसे बात, मैंने कहा जिस तरह से हम तैयार होते हैं, अगर हम ये ज्वेलर के यहाँ घुस रहे होते तो शायद वो घुसने ना देता। बिल्कुल। ये हेलमेट पहना हुआ है, सब ढका हुआ है, सब कुछ उस तरह से है। तो हाँ, ये जरूर है कि हमारा जो कॉस्ट्यूम है वो कई बार डिस्गाइज कर सकता है किसी को, बट वो हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। तो हाँ, हमें उस समय यूनिवर्सल पे लोग चेन स्नैचर की तरह भी ट्रीट कर सकते थे, उस समय लोग सोचते भी होंगे ऐसा। पर कुछ सालों में फिर हमने बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करी। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बहुत आगे लेके गए। हमने जो है हर साल एक एक्टिविटी करते हैं प्लांटाथॉन, जिसमें हम पेड़ लगाते हैं। उसमें हमने हर साल, इस साल बल्कि हमारे क्षेत्र में ही डोईवाला में हमने माजरी का जो शमशान घाट है वहाँ पे 350 पेड़ लगाए हैं उस दिन। और डोईवाला विधायक की बड़ी उसमें धन्यवाद था कि उन्होंने हमें वो जगह प्रोवाइड करी, वो खुद भी आए उस इवेंट में, उन्होंने खुद हमारे साथ पेड़ लगाए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जैसे वो क्लोज था शमशान घाट है, तो वहाँ पेड़ ख़राब नहीं हुए, और हम हर महीने एक बार जाके उनको देख भी रहे हैं। तो प्लांटाथॉन एक एक्टिविटी हमारी है। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आए, कोई भी स्टेट पे कैलेमिटी आए, हम सबसे पहले जब हमने साइन अप किस चीज़ के लिए करा है, हमने साइन अप करा है एडवेंचर के लिए। बिल्कुल। तो आप एडवेंचर, मोटरसाइकिलिंग ग्रुप के एडवेंचर से एसोसिएटेड है ऑलरेडी, तो एडवेंचर और सोशल कॉज। आपको एक कैलेमिटी आई, जैसे आप लास्ट अब हम गए थे 2021 में, जब इधर जोशीमठ से आगे चमोली नहीं, इसमें क्या बोलते हैं, रिनी गांव में। हाँ रिनी गांव में जब वो डैम टूटा था और लोग बहुत मरे भी थे और सब कुछ हुआ था, तो हम एनडीआरएफ एसडीआरएफ के बाद हम इकलौती प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस समय ऐसी थी जो वहाँ पहुँची थी मौके पे। हम यहाँ से 4 गाड़ी
पूरा सामान इजूसू का ट्रक भर के लेके गए थे, जिसमें हमने एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लिए इक्विपमेंट्स कुछ लेके गए थे, जैकेट्स लेके गए थे जो हमें हमारी क्षेत्र के मिलिट्री इक्विपमेंट वालों ने दी थी, हम वो वहाँ लेके गए। उसके अलावा बिस्लरी वालों से हमें कुछ पानी मिला था, हमने वो पानी लेके गए। हमने खुद कुछ पैसे इकट्ठे करके कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठी करी जो वहाँ पे रिक्वायर्ड थी उस समय, और हम वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ पे रैपिड एक्शन से जाके एनडीआरएफ एसडीआरएफ अपना काम कर रही थी। हम समझ गए कि यहाँ पे जो राशन वगैरह हम लेके आए हैं वो की ज़रूरत अभी इंस्टेंटली नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने पहुँचाया था। तो हमने इंस्टेंटली एक नई चीज़ निकाली कि हम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की सपोर्ट बन के उनकी सेवा में लग गए। हमने वहाँ पे गैस चूल्हा जलाया और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लिए गरम गरम चाय 24 घंटे निकालनी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया। तो वो लोग जब काम कर रहे थे उस सर्वाइवल के लिए वहाँ पे या रास्ता खोलने के लिए, तो हम उनको चाय पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, कुछ खिला रहे थे, जिससे उनमें भी एनर्जी बनी रहे। ठंड का मौसम था। उसके बाद कोविड आया जी। तो कोई भी ऐसा हमारा फिक्स नहीं है कि हमें किस चीज़ पे काम करना है। जो भी चीज़ एक एज अ क्लेमिनिटी आई देश पे प्रदेश पे, हमें उस पर वर्क करना है। कोविड आया, कोविड में सब घबराए हुए थे, डरे हुए थे। हमने फ्री ऑक्सीजन सेवा का स्टार्ट करा। इस क्षेत्र में लोग जानते भी हैं, कई लोगों के फ़ोन मेरे पास आए भी, कई लोगों को मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड भी करा। हमने शुरू करी थी 4 ऑक्सीजन सिलेंडर से। हम अपने मैक्सिमम 180 ऑक्सीजन सिलेंडर पर पहुंच गए थे, जो हमने खुद प्रोक्योर करे थे लोगों की मदद से। तो उसे उस समय जो आदमी घर से निकलने को तैयार नहीं था, उसने अगर हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट करा तो हमने वो उससे लिया, और हमारी टीम उसको सैनिटाइज करके सब कुछ करके उसको वहाँ पहुँचा के आ रही थी। हमारा इंटेंट उस समय ये नहीं था कि हम उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर देना। ऑक्सीजन सिलेंडर एक बार देंगे कितनी देर चलेगा, 6 घंटे 8 घंटे। बिल्कुल। पर हमारा ये था कि जिस समय जिसकी कॉल आए उस समय अगर सरकार मेडिकल डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सब कुछ बहुत प्री बुक्ड ओवर बुक्ड, बिल्कुल थके हुए थे लोग, तो एटलीस्ट उस समय अगर उसका सर्वाइवल के लिए हम एक सिलेंडर उस पर पहुँचवा दें तो वो हम उसे पहुँचा रहे थे। ब्लड डोनेशन कैंप पहले हम हर साल करते थे। सन 2020 तक या 19 तक हमने हर साल करा है 15 अगस्त को। पर हमें फिर ऐसा समझ में आया समय के साथ साथ कि डेंगू जब हमारे यहाँ फैलता है तो बहुत ज़बरदस्त फैलता है। पिछले साल भी बहुत ज़बरदस्त फैला था, इस साल शायद थोड़ा सा हल्का था। बट डेंगू में हमें समझ में आया कि हम जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, वो कैंप से जो खून जा रहा है वो जा रहा है ब्लड बैंक में और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो एक अच्छा प्रोसेस है, पर उन लोगों के लिए जिन पे समय या जिन पे कन्वेंस या चीज़ें नहीं है, तो हमने एक रैपिड एक्शन ग्रुप बनाया ब्लड के लिए। उस पर हमने ये डिसाइड करा कि जब हम बाइकर्स हैं, हम तो कहीं से कहीं जा सकते हैं, तो कोई कष्ट तो है नहीं। तो हमारे ग्रुप में अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, हमारे पे सबका डाटा है किस पे कौन सा ब्लड ग्रुप है किसका। अगर मान लीजिए कोई किसी को ग्राफिकल हॉस्पिटल में चाहिए, किसी को हिमालयन में चाहिए, किसी को मैक्स में चाहिए, किसी को आई में ब्लड बैंक में चाहिए, तो जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है हमने उस हिसाब से हमने डिसाइड करा जैसे ही हमें मैसेज आएगा हम ग्रुप में डालेंगे, उस ब्लड ग्रुप का आदमी अपनी बाइक लेगा, वहाँ जाके हाथ के हाथ डोनेट कराएगा। बहुत शानदार। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धार्थ, आपके ग्रुप ने बाइकर्स की जो पहचान है उसको बनाया है, और एक जो नज़रिया था बाइकर्स को लेकर पब्लिक के बीच में, उसको आपने बदल डाला है। प्रदेश सरकार को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात पे। हमें 7 बार मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित कराया फॉर रोड सेफ्टी। यूथ को एक सही दिशा दिखाने में इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ के लिए वॉन्डरर्स हैज़ बीन अवार्डेड 7 टाइम्स बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। बहुत, और इसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ हो और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपको लगातार, मैं तो चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी आपको प्राइज़ दे और सम्मानित करें। अभी हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ वासन जी से। सिद्धार्थ जी, मैं एक जानकारी चाह रहा था और ये सवाल बहुत लंबे समय से था मेरे मन में कि एक दिन आपसे ज़रूर पूछूं, इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? बिल्कुल, करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हैं। देखा जाए तो मतलब मैं एज अ पैशन करता हूँ, तो मैं उसे पैशन की तरह देखता हूँ। पर अगर इसे करियर अपॉर्चुनिटी की तरह बनाया जाए तो जो लोग अच्छे बाइकिंग ग्रुप्स रन करते हैं, जिन्हें एक एक्सपीरियंस हो गया है, सबसे पहले तो आपको ब्रांड भी पिक कर सकता है। अगर आप एक अच्छे राइडर हैं तो आप कुछ ब्रांड्स के लिए भी राइड कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड के लिए कर सकते हैं, हाँ, अदर मोटरसाइकिलिंग ब्रांड्स के लिए कर सकते हैं जो कि राइड्स कोऑर्डिनेट करते हैं। तो राइड कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको ब्रांड से ऑन सैलरी भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बड़े लेवल पे भी हो सकते हैं और छोटे डीलरशिप लेवल पे भी हो सकते हैं। कुछ ब्रांड डीलरशिप लेवल पर राइड कंडक्ट कराते हैं और उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो मोटरसाइकिल में एक्सपर्ट्स हों, रूट बनाने में एक्सपर्ट हों और राइड बनाने में एक्सपर्ट हों, और वो सैलरी बेसिस पे वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये कि आजकल आप जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर राइडिंग को बहुत एक लोग, जो पहले टूरिज़्म था वो सिर्फ टूरिज़्म था,
आप टूरिज्म दो भागों में बहुत मेजरली, मतलब भाग तो बहुत सारे हैं। रिलीजियस टूरिज्म अलग जगह है, डिवोशनल टूरिज्म अलग जगह है, बिजनेस टूरिज्म अलग जगह है, एजुकेशनल पर्पस अलग है। बट हाँ, एडवेंचर टूरिज्म भी अपने आप में एक बहुत अपकमिंग वो है। जिस तरह से लोग बहुत एडवेंचर को पसंद करना लगे हैं, एक अपने रश को बाहर लाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करने लगे हैं, तो मोटरसाइकिलिंग एक एडवेंचर टूरिज्म का पार्ट है देखा जाए तो। आप लोगों को ऐसी ट्रिप्स पे लेके जा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो वो एक करियर अपॉर्चुनिटी है। तीसरी करियर अपॉर्चुनिटी जो बहुत आजकल लोगों को ल्यूक्रेटिव लग रही है, पसंद आ रही है, मज़ा आ रहा है, वो है व्लॉगिंग। अगर आप मोटरसाइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको लोग देखना पसंद करते हैं, देखना पसंद करेंगे तो आपका यूट्यूब पे चैनल चलेगा। बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब भी मिल सकती हैं, आप ट्रैवल कंपनी भी रन कर सकते हैं, मोटरसाइकिल कंपनी भी रन कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। लास्ट में आपका एक कमेंट जानना चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो बाइक पर बैठकर चाहते हैं कि मैं स्पीड से हाथ मिलाऊं, क्या अपील है? मेरी सिर्फ ये अपील रहेगी कि अगर किसी को तेज चलाने का शौक है तो वो ये शौक अपना ट्रैक पे पूरा करे, सड़क पे नहीं। सड़क पे ये क्या होता है, तेज चलाने से बहुत लोगों की अपनी भी आपकी जान रिस्क में है और यातायात की भी है। क्योंकि आप तेज चल रहे हैं, आपको देख के कोई और तेज चले, आपका कंट्रोल अच्छा है, आप बाइकर हैं या आप बहुत अच्छे गाड़ी के ड्राइवर हैं, आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है, पर आपको देख के हो सकता है कोई और पैंच में आ जाए, वो भगाने लगे और वो उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरह की जो एक्सट्रीम स्पीड्स के लिए मैं हमेशा कहूँगा कि आप क्लोज एनवायरनमेंट में ट्रैक्स पे करें। जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी लिमिट्स हैं, एक्सप्रेस वेज पे सब पे 100-120 की लिमिट्स हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी डिसेंट स्पीड टू ट्रैवल ऑन। हाँ, कई जगहों पे कम है, कई जगहों पे मैं भी कुछ चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली शहर में मैक्सिमम स्पीड 50 की है, सड़कें अच्छी हैं, अगर वो 60 या 70 की हों तो शायद कुछ जगहों पे जाम ना लगे, वरना लोग क्या करते हैं आजकल, कैमरा देख के धीरे हो जाते हैं और वहाँ पे जाम लगना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों पे कुछ शायद हम काम करें तो बेहतर रहेगा। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, आप मेरे साथ ये बात जब सुनेंगे तो प्लीज़ एक बार गूगल करके देखिएगा कि साल में कितने लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। अगर आप वो डाटा देखेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि कोरोना तो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। जितने लोग कोरोना में 2 साल में मरे हैं, उससे ज़्यादा लोग तो हर साल वैसे ही रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, और वो सिर्फ वो क्लेम्ड हैं गूगल पे जो आपको मिलेंगे, जो एक्सीडेंट्स क्लेम हुए हैं। जो अनक्लेम्ड है उसका कोई डाटा नहीं है। जो उस एक्सीडेंट से लाइफ टाइम किसी एक ऐसी इंजरी में आ गया, पैरालाइज हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, उसकी कोई गिनती नहीं है। गिनती नहीं। तो अगर हम सब लोग मिलकर अपील करें कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट बनाएं, सेफली बाइक चलाएं, सेफली गाड़ी चलाएं, तो हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। ये भी ये कोई एक बीमारी से कम नहीं है। अगर आप समझें कि कोरोना में इतने लोग मरे तो सबने हाहाकार मचा दिया कि इतने लोग मरे, पर इतने लोग तो रोड एक्सीडेंट में वैसे ही मर रहे हैं। बिल्कुल मर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो हताहत होता है, जिसकी डेथ होती है, उसके पीछे की जो फैमिली है, उसके सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो जाता है। होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। अब हमने रोड के बारे में बात करी, तो आपके जो इस एपिसोड की मैं एक एंड हम कर रहे हैं, तो मैं इससे करना चाहूँगा कि जो कुमाऊँ में अभी एक एक्सीडेंट हुआ है बस का, अब आप सभी लोग उसके लिए एक बार मौन करें और सोचें कि उनकी सबके परिवार वालों को और उनकी जो लोग मरे हैं उसमें, उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को सपोर्ट मिले। ओम शांति। अभी हम मुलाकात कर रहे थे सिद्धार्थ वासन जी से। आप यंग बाइक राइडर हैं और सोशल कॉज के लिए आप काम करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप डोईवाला की पहचान को स्थापित करना चाहते हैं, उस जगह की पहचान को स्थापित करना चाहते हैं जहां आपने जन्म लिया है और आप पले हैं, बड़े हैं। सिद्धार्थ जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।